नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM TV9 न्यूज़ और WH न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज एडवोकेट सतीश सुके जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर एक गंभीर आरोप माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पे लगाया है। उन्होंने उनका एक जो महत्वपूर्ण एक फ़ोटो था वो चुराया है, ऐसी आरोप उन्होंने लगाया है। आखिर क्या मामला है, हम उनसे जानेंगे। ओके साहब, आपका IBM TV9 न्यूज़ और WH न्यूज़ में स्वागत है। आखिर ये मामला क्या है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। मामला सिर्फ एक चीज़ चुराने का नहीं है। तो हमारे मोबाइल में इजरायली स्पाईवेयर इस्तेमाल करके उनके कार्यकाल में उन्होंने कई चीज़ों की उनके टीम ने चोरी की है और कई इतर अन्य लोगों की इसमें भी चोरी की है उन्होंने। अभी रश्मि शुक्ला जी के मामले में पुणे में FIR रजिस्टर हुआ है। तो जाहिर है कि रश्मि शुक्ला को तो जिनके भी मोबाइल उन्होंने टैप किए उसमें उनका कोई सेल्फ इंटरेस्ट तो था नहीं। उनको ये चीज़ किसी न करवाने लगाई है जो उन लोगों का राजनीतिक विरोधक है, ऐसी इंसान ने कराई है, या फिर उनका कॉम्पिटिटर है, ऐसी इंसान ने कराई है। और उस वक्त में राज्य के मुख्यमंत्री और गृह विभाग का कार्यभार देवेंद्र फडणवीस इनके तरफ में था। तो रश्मि शुक्ला इनसे ये हरकत जिन्होंने करवाई है उनका उस मामले में आरोपी बनना ज़रूरी है। और जबकि FIR में आरोपी के नाम में श्रीमती रश्मि शुक्ला व इतर लिखा है, तो ये जो इतर है इसमें जो देवेंद्र फडणवीस है इनकी चौकसी होनी चाहिए, तफ्तीश होनी चाहिए। और जिसने ये हरकत करवाने लगाई है रश्मि शुक्ला से, उनको ये मैटर में आरोपी बनाना ज़रूरी है, ये FIR में पुणे में। इसी तरीके से हमें 2020 के करीब अंत में नवंबर में एक धमकी पुणे से प्राप्त हुई थी अलंकार पुलिस स्टेशन के हद से। और उसमें जो हमारे जिस मोबाइल पे आई थी वो हमारा सीक्रेट नंबर था, वो किसी के पास में नहीं था। उस मोबाइल नंबर पे आई थी। ये नंबर हमारे मोबाइल में दूसरे मोबाइल में था जिसमें स्पाईवेयर इस्तेमाल करके वो नंबर उन्होंने प्राप्त किया और उसके ऊपर में हमको धमकी आई थी। उसमें उन्होंने कहा था कि आप देवेंद्र जी के जो साथी लोग हैं इनके खिलाफ में आप बहुत कुछ करते रहते हैं, आपकी हम स्वर्ग में अच्छी तरीके से व्यवस्था करेंगे। और इस तरीके से उन्होंने अश्लील भाषा का इस्तेमाल करके हमको धमकी दी थी। ये दूसरी बार हो गई। तीसरी बार हमारी एक रीट पिटीशन जो है वो रीट पिटीशन हमारे मोबाइल से चुरा कर उसके आधार पर देवेंद्र फडणवीस ने इंटरवेंशन एप्लीकेशन माननीय उच्च न्यायालय के सामने पेश की। हमने उसमें अर्जी भी दाखिल की कि आप इसका सोर्स बताइए। वो ना तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी उन्होंने ली, ना किसी सरकारी दफ्तर ने उनको रिट पिटीशन दी थी, लेकिन फिर भी वो ये सारी हरकत के ऊपर में वो छुप रहे। और ये तीसरी हरकत हो गई। इसी तरीके से 2016 में हमारे क्लोज फेसबुक ग्रुप में से जो पोस्ट कॉपी नहीं होती, शेयर नहीं होती, ऐसी डाटा जो है हमारे मोबाइल में स्पाईवेयर का इस्तेमाल करके उसकी स्क्रीन मिररिंग करके उसमें का एक फ़ोटो, ये इसकी प्रिंट आउट निकाल के माननीय उच्च न्यायालय में एक मामले में इस्तेमाल किया गया, जिसके ऊपर में हमारे खिलाफ में एक फौजदारी अवमानना याचिका शुरू की गई थी। और जबकि हम वो फौजदारी अवमानना याचिका की जितने भी अभी ये है थे हमारे आरोप थे वो हमने सारे के सारे वापस लेकर न्यायालय की माफ़ी मांगी है। लेकिन इसमें सवाल ये बनता है कि हमारे मोबाइल से ये डॉक्यूमेंट किस तरीके से स्पाईवेयर द्वारा निकाला गया और इसको न्यायालय के समक्ष तक पेश किया गया, ये उसका सबूत है। ये अभी जुडिशियल रिकॉर्ड है। आप वो ये जो फ़ोटो है जो हमारे मोबाइल का स्क्रीन मिररिंग करके जो कॉपी पेस्ट किया गया था, कॉपी किया गया था, ये फ़ोटो न्याय निर्णय का पार्ट है। तो ये जुडिशियल रिकॉर्ड है, ये सबूत है। इस तरीके से कई बार हमारे मोबाइल से स्पाईवेयर इस्तेमाल करके हमको टारगेट किया गया, हमारी जान को खतरा बन गया है। तो ये सब क्यों ये जो पूर्व मुख्यमंत्री है और उनकी जो टीम है देवेंद्र फडणवीस जी की, क्यों आपसे क्या धोखा है उनको? बात ऐसी है कि देवेंद्र फडणवीस ये अपनी प्रतिमा स्वच्छ प्रतिमा बताते थे हर किसी को, और उनकी टीम भी। और इसी तरीके से ये झूठा प्रोपोगंडा करके वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे कि इनकी काफ़ी स्वच्छ प्रतिमा है, जबकि उनके ऊपर में कई आपराधिक मामले दाखिल थे, संगीन मामले दाखिल थे, लोगों के सर फोड़ने के मामले दाखिल थे, लोगों के ऊपर ज़मीनों के ऊपर में कब्जा करने के मामले दाखिल थे, और कई 420 के मामले दाखिल थे, ठगी के मामले दाखिल थे, लोगों की बेमतलब में बदनामी करने के मामले दाखिल थे। ये मामले उन्होंने उनके एफिडेविट में जब से वो चुनाव लड़ना चालू किए थे उन्होंने विधानसभा का ये सारे मामले उन्होंने छुपा के रखे थे, और अपनी स्वच्छ प्रतिमा उन्होंने जनता को दिखाने की कोशिश की थी, और इसमें वो सफल हो गए जनता को बेवकूफ़ बनाने में, और वो राज्य के इस तरीके से मुख्यमंत्री बन गए छल कपट से। तो ये चीज़ें हमारे कारण जनता को पता चली थी, क्योंकि हमने 2014 में देवेंद्र फडणवीस के जब उन्होंने पर्चा भरा, नामांकन पर्चा भरा, तो उसमें ये जानकारी नहीं थी, एफिडेविट में जानकारी नहीं थी। तो ये जानकारी हमने खुद जनता के समक्ष रखी थी, और इसके आधार पर हमने इलेक्शन पिटीशन और उनके खिलाफ में क्रिमिनल पिटीशन भी दाखिल
दाखिल की थी, जिस क्रिमिनल पिटीशन में वो सर्वोच्च अदालत तक हमारे फेवर में जजमेंट आया और माननीय सर्वोच्च अदालत ने देवेंद्र फडणवीस इनके खिलाफ में वो मामला जो है फौजदारी मामला चलाने के निर्देश दिए, जो अभी अंतिम टप्पा में है, अंतिम दौर में है, जिसमें देवेंद्र फडणवीस को सज़ा होने की पूरे गुंजाइश है, चांसेस है। तो इन सब मामलों के कारण और इसी के अलावा देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में उन्होंने किए हुए सारे घोटाले, आर्थिक घोटाले और उन्होंने किए हुए सारे गलत काम, गैरकानूनन काम, ये सारे, इसमें से बहुत सारे काम हमने जनता के समक्ष आप लोगों के प्रेस के माध्यम से हमने उजागर किए। तो इस कारण वो हमको दुश्मन समझते हैं और इस कारण उन्होंने हमें इस तरीके से टारगेट किया। एक आपने एक पत्र परिषद लेते, उस पत्र परिषद होने के बाद आपको पुलिस ने यानी हिरासत में लिया था और आपने एक कभी बताया कि एक महिला के कारण ये सब कुछ हुआ है, आपको हिरासत में लिया गया है, क्या मामला क्या था? बात दरअसल ये थी कि हमारे फ़ोन पे स्पाईवेयर है, ये बार बार हमें पता चल रहा था और उसके सबूत भी हमारे पास में थे, जिसको हमने बार बार साइबर एक्सपर्ट से हाथ से हमने वो स्पाईवेयर से हमने पीछा भी छुड़ाया था। और उस वक्त में हमने स्ट्रैटेजिकली तय किया था कि ये अभी जो एक किसी महिला की मुझे शिकायत आ रही थी कि एक बड़े VIP आदमी ने उनकी छेड़खानी की है और वो आदमी उन्हें परेशान करता है, इस तरीके की शिकायत उन्होंने मेरे पास में की। तो ये शिकायत मैंने जानबूझ के रेगुलर फ़ोन कॉल पे सुनी और मैं उसमें स्ट्रैटेजिकली ये हरकत मैंने की ताकि मुझे पता चले कि इसके अगर ये मेरा फ़ोन स्पाईवेयर पे है तो इसके रिपरकेशन मुझे दूसरे दिन तीसरे दिन पता चलेंगे। तो हुआ ऐसे कि उसके तुरंत दूसरे दिन ही इस मामले में FIR रजिस्टर, इसी तरह जो एलिगेशन वो लेडी ने मेरे पास में उस VIP आदमी के खिलाफ में बताए थे जो देवेंद्र फडणवीस के काफ़ी नज़दीकी है, तो सेम एलिगेशन मेरे खिलाफ में दूसरे दिन फर्जी FIR करके मेरे खिलाफ में किए गया। और मैंने यहाँ पे बावनकुड़ी जी के खिलाफ में प्रेस लेने के बाद में मेरे को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो ये अपने प्रीमाइसिस से डायरेक्टली पुलिस ने उठाया था। तो ये सारी उस पर से मुझे टेस्टिफाई हो गया कि मैं अभी भी उनके सर्विलेंस में हूँ और मैंने जो भी किया तो उसका प्रत्युत्तर उनके खिलाफ में, मेरे खिलाफ में झूठे आरोप करके मेरे सामने आएगा। क्या मांगे आप? हमारी मांग ये है कि जिस तरीके से अभी रश्मि शुक्ला जी के खिलाफ में जो FIR रजिस्टर हुआ है, तो उनका खुद का तो कोई इंटेंशन होगा नहीं, और जिनके कहने पे ये हरकत की है वो उनका जो कहलाता हुआ जो मालिक है जिसने वो हरकत उन्हें करने लगाई है, उनके खिलाफ में उसी FIR में कार्रवाई हो, क्योंकि इतर करके लिखा है और हर किसी को पता है कि वो हरकत किसने कराई थी और किसको उसमें इंटरेस्ट था। महाराष्ट्र में ये गंदगी का आपका एक ही कहना है क्या कि रश्मि शुक्ला पे जैसी कार्रवाई हुई तो इसमें जो शामिल है उन पे भी कार्रवाई होना चाहिए? जी, हमारी ये कहना है कि महाराष्ट्र में इतने जैसे इस तरीके से जितने भी मामले हुए सभी मामलों में कार्रवाई होनी चाहिए। और हमने की हुई शिकायतें आज भी पुलिस स्टेशन नज़दीक के सामने IG साइबर के सामने प्रलंबित है। तो इन सब मामलों में कार्रवाई होनी चाहिए, स्पाईवेयर मामले में भी कार्रवाई होनी चाहिए, फोन टैपिंग मामले में कार्रवाई होनी चाहिए और पूना वाले मामले में रश्मि शुक्ला से जिसने ये हरकत करवाया उसके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। और इस पे से दूसरी भी चीज़ें बाहर आएगी, उन सब मामलों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो सतीश उके जी जो वरिष्ठ एक एडवोकेट है, उन्होंने बताया कि स्पाईवेयर जो मामला है, इजराइल स्पाईवेयर जो मामला है, ये जो महाराष्ट्र में ये मामले को लेके काफ़ी रश्मि शुक्ला काफ़ी चर्चा में आई है, लेकिन इस मामले को लेके और भी मामले हैं जो इसी सोशल मीडिया के माध्यम से, ये इजराइल स्पाईवेयर के माध्यम से चुराए जा रहे हैं। ऐसी मामलों को भी महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र पुलिस ने सामने लाना चाहिए, ऐसी मांग एडवोकेट सतीश उके जी ने की है। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज़, WH न्यूज़। हाँ, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।